वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं जय पटेल एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो हमने जो चैप्टर नंबर 6 चालू किया था एनिमल क्लासिफिकेशन, उस एनिमल क्लासिफिकेशन की जो 6 नंबर चैप्टर है उसकी सेकंड वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत बेसिक टॉपिक जो आपके स्टार्टिंग के 2-4 पेज उनको कवर करने वाले हैं। तो ये जो बेसिक है ना, ये बेसिक फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके माइंड में ये बेसिक क्लियर हो गया, इसका मतलब आगे जितने भी आप 11 फाइलम पढ़ने वाले हो वो 11 के 11 फाइलम आपके माइंड में पूरे फिट बैठ जाएंगे। तो यहां पर मैंने आपको सबसे पहले कुछ 5 बेसिक पॉइंट जिनको नाम दिया गया है क्राइटेरिया फॉर अ न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इनको बताया है। आगे जितने भी फाइलम आएंगे उन सारे के सारे फाइलम में आपको यही टॉपिक बार बार रिपीट होंगे। तो आप जितना फोकस इन 5 टॉपिक के ऊपर करने वाले हो उतना ज्यादा फोकस आपको आगे के टॉपिक पर अगर आप नहीं करते तब भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताई है। तो चलो शुरुआत करते हैं आपके एक टॉपिक से जिसका नाम है क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बच्चों आपको एक चीज मालूम रहेगी कि हम आगे पढ़ने वाले हैं फाइलम्स के बारे में, और ये एक साइंटिफिक वर्ड, और इसका मीनिंग क्या रहता है बच्चों? इसका मीनिंग रहता है ग्रुप्स। तो अगर मैं किसी भी क्लासरूम में, अगर मान लो कि एक क्लासरूम है और यहाँ पर लड़कियां बैठी है और यहाँ पर लड़के बैठे हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को 2 ग्रुप बनाने, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला लड़कियों का एक अलग ग्रुप और लड़कों का एक अलग ग्रुप। तो मैंने यहाँ पर 2 ग्रुप निकाले। किसके 2 ग्रुप निकाले? बॉयज के और गर्ल्स के। लेकिन आप यहाँ पर सोचोगे कि मैंने जो एक क्लासरूम के ये 2 ग्रुप बनाए हैं उसमें मैंने एक यहाँ पर रूल रखा कि जितने लड़कियां हैं वो एक ग्रुप में और जितने लड़के हैं वो एक ग्रुप में। मतलब मैंने यहाँ पर कोई ना कोई एक चीज ली और उस चीज के ऊपर, जैसे कि मैंने यहाँ पर बच्चों का लिया जेंडर, और इस जेंडर के बेसिस के ऊपर मैंने कितने ग्रुप निकाले? 2 ग्रुप निकाले। तो यहाँ पर मेरा बेसिस ऑफ क्राइटेरिया क्या हुआ? जेंडर हुआ। साथ में अगर मैं सोचता हूं कि अगर मैं फिर से 2 ग्रुप निकालूंगा, लेकिन यहाँ पर अभी मैं क्राइटेरिया जेंडर नहीं रखूंगा। यहाँ पर बच्चों को मैंने बोला जो चश्मिश है वो सारे चश्मिश लड़के या फिर जितने भी लड़कियां हैं जिनको चश्मा लगा है वो एक ग्रुप में, और जिनको भी चश्मा नहीं लगा है वो एक ग्रुप में। तो यहाँ पर देखो जेंडर के बेसिस पे नहीं, जितने भी लड़कियों को चश्मा लगा रहेगा, जितने लड़कों को चश्मा लगा रहेगा वो एक ग्रुप में आ गए, और जिनको चश्मा नहीं लगा वो दूसरे ग्रुप में आ गए। तो यहाँ पर मैंने एक और क्राइटेरिया रखे जिसका नाम है चश्मा। तो आपको कम से कम क्राइटेरिया का मीनिंग समझ में आ गया कि क्राइटेरिया मतलब वो रूल, वो अर्थ जिसके बेसिस के ऊपर मैं बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड करता हूं। तो वैसे ही आपने जो 11 फाइलम पढ़े हैं, मतलब जिंदगी में आप जितने भी एनिमल देखोगे, मतलब इस दुनिया में जितने एनिमल है उनको जिन 11 ग्रुप में डिवाइड किया है वो 11 ग्रुप निकालने के लिए कुछ तो अपने को रूल्स देने पड़ेंगे, क्राइटेरिया देने पड़ेंगे, और उस क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर हम पूरे दुनिया के एनिमल को 11 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो वो टोटल 5 क्राइटेरिया है, जिन 5 क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर हम दुनिया के सारे एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो उसके सबसे पहला जो आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन के लिए जो रूल बताया गया है दैट इज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक चीज आपको यहाँ पर बेसिक से याद रखनी है, ओके, कि नाम अलग अलग आने वाले हैं। जैसे अगर आप मेरे ऊपर देख दो, ओके, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? जय सर। मेरे दोस्त मेरे को क्या बोलेंगे? जय। मेरे घर वाले मेरे को क्या बोलेंगे? बाबू। और अगर मेरी शादी होगी तो मेरी भाई को, मतलब वाइफ, मेरे को क्या बोलेगी? आहो। तो यहां से आप समझ रहे हो इंसान बदला क्या? नहीं, लेकिन नाम बदले। तो वैसे ही साइंस में रहता है बच्चों कि कंसेप्ट एक ही रहती है, मीनिंग एक ही रहता है, लेकिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसके नाम बदलते हैं। तो अपने को बस उस नाम का मीनिंग समझना है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? जिस एनिमल के बारे में आप पढ़ रहे हो उस एनिमल की बॉडी किससे बनी है। अभी आप सोचेंगे सर किससे बनी है मतलब क्या? सेल से बनी रहेगी। बात तो एकदम सही है, लेकिन आपने एक बेसिक सी चीज पढ़ी रहेगी कि अगर मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है तो मेरे को सबसे पहले ब्रिक्स लगेंगे, ओके। मैं उन ब्रिक्स को अरेंज करूंगा, मेरी एक दीवार बन जाएगी। मैं 4 दीवारों को अरेंज करूंगा, मेरा एक रूम बन जाएगा। मैं अलग अलग रूम को अरेंज करूंगा, मेरी एक बिल्डिंग बन जाएगी। तो वैसे अपने बॉडी के अंदर रहता है बच्चों, मैं सेल्स को अरेंज करूंगा तो टिश्यू बन जाएंगे, टिश्यू को अरेंज करूंगा तो ऑर्गन बन जाएंगे, और ऑर्गन को अगर अरेंज करूंगा तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगी। तो कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनके अंदर सिर्फ सेल रहते हैं, कई ऐसे रहते हैं सेल है टिश्यू, कई ऐसे रहते हैं जिनके अंदर ऑर्गन है, और कई ऐसे एनिमल रहते हैं जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम है। तो ह्यूमन बीइंग कौन से इसमें आ गया? ऑर्गन सिस्टम के इसमें आ गया। लेकिन
जरूरी तो नहीं है ना कि पूरे दुनिया में जितने एनिमल है उनकी बॉडी इतनी बड़ी हो कि उनके बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम बैठे। तो कई सारे ऐसे एनिमल रहते हैं जिनके अंदर सिर्फ सेल है। ऐसे एनिमल को बच्चों बोला जाता है सेल्यूलर ग्रेड ऑफ, क्या ऐसे कैटेगरी को बोला जाता है सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? इस दुनिया में कुछ ऐसे एनिमल है जिनके बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल ही है। उनकी बॉडी किससे बनी है? सिर्फ सेल से बनी है। एकदम छोटी सी बॉडी है, सिर्फ और सिर्फ किससे बनी है? सेल से बनी है। अगर आप स्पॉन्ज को देखोगे तो जो स्पॉन्ज रहता है, उस स्पॉन्ज की बॉडी ओके किससे बनी रहती है? सिर्फ सेल से बनी रहती है। अमीबा देखोगे उसकी बॉडी सेल से बनी रहती है। तो इससे अपने को क्या समझा? दुनिया में कुछ ऐसे एनिमल है जिनकी बॉडी इतनी छोटी है कि उनके बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है। मतलब एक सेल नहीं, बहुत सारे सेल हो सकते हैं, लेकिन वो सिमिलर सेल नहीं है। मतलब उनके बॉडी के अंदर टिश्यू नहीं बनता, सिर्फ सेल है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप आगे के जो पॉइंट है ना सिर्फ नाम पढ़ के बता सकते हो। मेरे को एक बात बताओ, टिश्यू लेवल या फिर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? दुनिया के ऐसे एनिमल जिनके बॉडी के अंदर टिश्यू प्रेजेंट है। ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? दुनिया के ऐसे एनिमल जिनके बॉडी के अंदर सेल भी है। मतलब अगर टिश्यू है तो सेल है, सेल भी है, टिश्यू भी है और ऑर्गन भी है। और कुछ ऐसे एनिमल जिनके बॉडी के अंदर पूरी की पूरी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, माना कि ह्यूमन बीइंग। तो आगे आपको ना वर्ड आएंगे, जैसे कि अगर मैंने पहला फाइलम लिया, जिस फाइलम का नाम है पोरीफेरा, उस पोरीफेरा के अंदर स्पॉन्ज नाम के ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? स्पॉन्ज शो सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको क्या समझना है? स्पॉन्ज की बॉडी पूरी की पूरी किससे बनी है? सेल से बनी है। अगर मैं अपना ग्रुप निकाल ला, मैमल्स में आते हैं, ह्यूमन बीइंग किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? मैमल शो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैमल्स के अंदर जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट है, उनके बॉडी के अंदर पूरी की पूरी ऑर्गन सिस्टम है। तो आपको ये 4 पॉइंट समझ में आ गए। अगर बॉडी सिर्फ सेल से बनी है, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर बॉडी के अंदर सेल भी है, टिश्यू भी है, टिश्यू वाला। अगर उनके अंदर सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन वाला। उनके बॉडी के अंदर सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी है, उनको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रहता है अपना पहला क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। दूसरी क्राइटेरिया, दूसरा पॉइंट क्या बोला है? बॉडी सिमेट्री। अभी सिमेट्री का मीनिंग देखो। सिमेट्री इज अ बायोलॉजिकल वर्ड जिसका मीनिंग रहता है पार्टीशन। क्या मीनिंग रहता है? पार्टीशन। तो पूरे दुनिया के अंदर 3 तरह के एनिमल प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं आपको 3 तरह के एनिमल को सिमेट्री के बेसिस पर क्लासिफाई करता हूं। देखो, अगर मैंने यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग लिया, आप मेरे को देख रहे हो, मैं ह्यूमन बीइंग हूं। अगर आप मेरे तरफ देखते हो, मेरी एक आंख इस साइड है, एक आंख इस साइड है, नाक का एक होल इस साइड है, नाक का होल एक इस साइड है, 16 दांत इस साइड है, 16 दांत इस साइड है, एक हाथ इस साइड है, एक हाथ इस साइड है, एक पैर इधर है, दूसरा पैर इधर है। मतलब अगर आप मेरे बॉडी को सेंटर से कट मारते हो तो मेरी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी? इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड होगी। लेकिन अगर मैंने उसको ऐसा आधा कट मारा तो मेरी बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई क्या? नहीं, क्योंकि दोनों हाथ ऊपर चले गए, दोनों पैर नीचे चले गए। तो यहां पर आपको क्या समझ में आता है कि कुछ एनिमल ऐसे रहते हैं, उनको अगर आप सेंटर से कट करते हो, वर्टिकल एक्सेस में कट करते हो, तो उनकी बॉडी इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड होती है। तो ह्यूमन बीइंग सेंटर ही कट करो ना, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। गोट, लायन, टाइगर सेंटरली कट करो, इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन जिंदगी में आप सारे एनिमल ऐसे नहीं देखोगे। पूरी दुनिया में ऐसे एनिमल नहीं है कि अगर आप उनको सेंटर से कट करोगे तो उनकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। तो इस दुनिया में कुछ ऐसे एनिमल हैं, उनके बॉडी को अगर आप बीच से कट करते हो तो उनके बॉडी के 2 इक्वल पार्ट पड़ते हैं। ऐसे एनिमल की सिमेट्री को बोला जाता है बायलैटरल सिमेट्री। मैंने सबसे पहले आपको बायलैटरल सिमेट्री समझाई। तो बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या? दुनिया के ऐसे एनिमल जिनके बॉडी को अगर आप इक्वली डिवाइड करते हो, वर्टिकली डिवाइड करते हो, तो एग्जैक्टली आधे पार्ट लेफ्ट साइड में और आधे पार्ट राइट साइड में चले जाएंगे। द एग्जांपल इज ह्यूमन बीइंग। कुछ एनिमल ऐसे रहते हैं जिनके बॉडी को अगर आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो तो उनके बॉडी के 2 इक्वल पार्ट नहीं निकलते। ओके, मेरा नेटवर्क थोड़ा का प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर इमेज दिखा देता। लेकिन आपके जैसे कि कलाकार देखो, मैं यहाँ पर एक स्पॉन्ज का डायग्राम निकाल रहा हूँ। देखो, ये है स्पॉन्ज, भले वो कुछ भी निकले, लेकिन आपको क्या समझना है बच्चों? वो किसका एग्जाम्पल है? वो एक स्पॉन्ज का एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक स्पॉन्ज जैसा, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन मान लो कि ऐसा एक स्पॉन्ज है। तो इस एनिमल को अगर आप देखते हो
तो उसको अगर मैं ऐसा बीच में से कट कर दूं, ऐसा बीच में से कट कर दूं, तो क्या इसके दो इक्वल पार्ट पड़े? नहीं, उसका एक आर्म एक ही साइड में चला गया। अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टली कट कर दूं तो क्या उसके दो पार्ट पड़े? नहीं, ऊपर का ये जो होल है जिसको बोला जाता है ऑस्क्यूलम, वो सिर्फ ऊपर ही चला गया, नीचे आया क्या? नहीं। अगर मैं उसको फिर भी ऐसा वर्टिकल या फिर क्रॉस सेक्शन में कट करता हूं तो भी उसके बॉडी के दो इक्वल पार्ट नहीं पड़ते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है? इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसे एनिमल है जिनको अगर आप आड़ा टेढ़ा सीधा कैसा भी कट करो, लेकिन उनके बॉडी के दो इक्वल पार्ट्स नहीं पड़ते। ऐसे एनिमल को बोला जाता है, या फिर ऐसे एनिमल के सिमेट्री को बोला जाता है असिमेट्री। तो मैं अगर किसी अमीबा को लिए जाए तो उसकी बॉडी वैसा आड़ा टेढ़ा रहती है, तो उसको मैं कैसा भी कट करूंगा ना, लेकिन उसके बॉडी के दो इक्वल पार्ट्स नहीं गिरेंगे। तो दुनिया के ऐसे एनिमल जिनके बॉडी के दो इक्वल पार्ट्स नहीं होते, ऐसे एनिमल के बॉडी की सिमेट्री को बोला जाता है असिमेट्री, या फिर उनके बॉडी को बोला जाता है असिमेट्रिकल बॉडी। तो समझ में आ गया? जिनके बॉडी के दो इक्वल पार्ट वर्टिकल डायरेक्शन में कट करने के बाद पड़ते हैं, उन बॉडी को बोला जाता है, फिर ऐसे सिमेट्री को बोला जाता है बाइलैटरल सिमेट्री। एकदम सिंपल। जिनके बॉडी के दो इक्वल पार्ट पड़ते ही नहीं है, कैसा भी कट करो, उनके सिमेट्री को बोला जाता है असिमेट्रिकल बॉडी। एकदम सिंपल, रट्टा भी माना तो भी चीज समझ में आ जाएगी। अभी मैं अगर यहाँ पर एक कलिंगड़ लेता हूँ, एक वाटरमेलन लेता हूँ, ऐसा गोल ले लिया, ओके, सर्कल बना भी, अगर मैं उसको ऐसा सीधा कट करता हूं तो क्या उसके दो पार्ट पड़े? यस सर, ऑफ कोर्स पड़े। मैं उसको अगर ऐसा हॉरिजॉन्टली कट करता हूं तो क्या उसके दो इक्वल पार्ट पड़े? हाँ सर पड़े। अगर मैं उसको ऐसा क्रॉस सेक्शन में कट करता हूं तो क्या उसके दो इक्वल पार्ट पड़े? बिल्कुल पड़े। मतलब यहाँ पर मैंने जो प्लांट लिया है, उस प्लांट को अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में कट करता हूं तो उसके दो इक्वल पार्ट पड़ते हैं। आप सोचोगे सर हम पढ़ तो रहे हैं एनिमल, आपने एग्जांपल बताया प्लांट का, एनिमल का भी बताता हूं ना, तो समझाने के लिए। अगर आपने कुछ जेली फिश को देखा है, ओके, तो वो जेली फिश ना ऐसे राउंड रहती है, ओके, तो उनके बॉडी को अगर आप किसी भी डायरेक्शन में कट करते हो तो उनके बॉडी के दो इक्वल पार्ट पड़ते हैं। ऑक्टोपस कैसा है? सर्कुलर शेप का है। उसको अगर आप किसी भी डायरेक्शन में कट करते हो तो उसके बॉडी के दो इक्वल पार्ट पड़ते हैं। अगर आप स्टार फिश को लेते हो तो उसको भी आप किसी भी डायरेक्शन में कट करो, उसके दो इक्वल पार्ट पड़ते हैं। मतलब इस दुनिया में जो सर्कुलर शेप के एनिमल है उनके बॉडी के दो इक्वल पार्ट पड़ते हैं अगर आप किसी भी डायरेक्शन में उनको कट करते हो तो। और ऐसे एनिमल की बॉडी की सिमेट्री को कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। तो आप सोचोगे सर यहाँ पर भी दो पार्ट पड़ रहे हैं, सर यहाँ पर भी दो पार्ट पड़ रहे हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या? अगर आप सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन सीधा कट मारते हो दो इक्वल पार्ट पड़ेंगे, बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब क्या? ऐसे एनिमल जिनको आप उभा आड़ा ऐसा वैसा कैसा भी करो, लेकिन उनके कितने पार्ट पड़ेंगे? दो पार्ट पड़ेंगे। तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। तो इट्स योर सेकंड क्राइटेरिया। आई होप कि आपके मन बुद्धि में कुछ तो घुसरा होगा। ओके, चलो द थर्ड पॉइंट इज दैट जर्म लेयर। थर्ड पॉइंट आपको क्या दिया है? जर्म लेयर। देखो इस दुनिया में दो तरीके के एनिमल बताए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। एक एनिमल जिनको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल और दूसरे जिनको बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अभी मैं आपको एक टर्म समझाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, ध्यान से सुनना। जब मान लो कि आप आपके मां के पेट में हो, प्रेगनेंसी के सिर्फ 15 दिन हुए, तो जिस वक्त यूटेरस मतलब गर्भाशय जिसको बोला जाता है यूटेरस है, और उस यूटेरस के अंदर एक बेबी है, वो बेबी जो है वो बेबी अभी पूरा बेबी बना नहीं है, उसके बॉडी के अंदर सिर्फ सेल और सेल है। तो इनिशियल स्टेज में ना बच्चा उसके बॉडी के अंदर ऐसे 3 लेयर होती है, ओके, और यही जो 3 लेयर है वो 15 दिन के बाद, ओके, पूरे के पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है। ओके, मतलब यही 3 लेयर हाथ को बनाएंगे, पैर को बनाएंगे, किडनी को बनाएंगे, लीवर को बनाएंगे, ब्रेन को बनाएंगे, हार्ट को बनाएंगे। तो इस लेयर को नाम दिया है। जो एकदम ऊपर की लेयर रहती है उस लेयर को बोला जाता है एक्टोडर्म। एक्टो मतलब आउटर और डर्म मतलब लेयर। जो बीच की लेयर रहती है उसको बोला जाता है मीजोडर्म। मीजो मतलब मिडल और डर्म मतलब लेयर। ओके, उसके बाद जो एकदम इनिशियल एकदम लो लिस्ट में रहती है, एकदम अंदर की लेयर रहती है, उसको बोला जाता है एंडोडर्म। एंडो मतलब इंटरनल और डर्म मतलब लेयर। तो ऐसे एनिमल जिनके बॉडी के अंदर ये तीनों की तीनों लेयर प्रेजेंट है, दे कंटेन एक्टोडर्म, दे कंटेन मेसोडर्म, दे कंटेन एंडोडर्म, उनके बॉडी के अंदर तीनों की तीनों कंप्लीट लेयर प्रेजेंट है, ऐसे एनिमल को बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल लाइक ह्यूमन बीइंग।
तो ह्यूमन बीइंग कौन से ग्रुप में आ गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक ग्रुप में आ गया। तो अगर आगे आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक ये शब्द सुनाई देगा तो आपको क्या एज्यूम करना है कि जिस फाइलम का, जिस एनिमल का आपको एग्जांपल दिया है वो एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब उसके बॉडी के अंदर तीनों के तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है। जर्म लेयर, जर्म मतलब उत्पत्ति, ऐसी लेयर जिससे कुछ तो बनता है, उनको बोलते हैं जर्म लेयर। तो एकदम सिंपल, जिनके बॉडी के अंदर तीनों के तीनों कंप्लीट लेयर प्रेजेंट है उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और जिनके अंदर ये तीनों की तीनों लेयर प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, ऐसे एनिमल को बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो 3 लेयर मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, एक्टोडर्म बताया, मेसोडर्म बताया और एंडोडर्म बताया। तो जिनके अंदर तीनों के तीनों प्रेजेंट है दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और जिनके अंदर सिर्फ 2 ही जर्म लेयर प्रेजेंट है दैट इज डिप्लोब्लास्टिक, और बाय मतलब 2 डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो सवाल ये होता है कि सर 3 में से कौन सी लेयर रहती? तो उनके अंदर नहीं रहती मेसोडर्म। तो जिन एनिमल के अंदर मेसोडर्म नहीं रहती उनकी जर्म लेयर सिर्फ 2 ही 2 रहती है, और ऐसे बॉडी को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट हो गए कवर, और अभी बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट के ऊपर। आई होप आपको ये चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में घुस रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि सर यहाँ तक आप जो पढ़ रहे हो हमको समझ में आ रहा है। तो चौथा पॉइंट है, चौथा क्राइटेरिया है दैट इज बॉडी कैविटी। बच्चा बॉडी कैविटी को ना, जैसे मैंने आपको बोला ना कि बंदा वही है, बस नाम बदल गए, तो वैसा ही ये जो आपका पर्टिकुलर पॉइंट है बॉडी कैविटी नाम से। तो बॉडी कैविटी मतलब क्या, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। बच्चा बॉडी कैविटी का मीनिंग रहता है, अरे बॉडी कैविटी का मीनिंग तो आपको पता ही है। बॉडी कैविटी मतलब क्या, अपने बॉडी के अंदर स्पेस, शब्द में बताने वाला था वो है सीलोम। बॉडी कैविटी को ऑप्शनली एक शब्द बोला जाता है सीलोम। तो सीलोम मतलब क्या, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मतलब क्या, अपने बॉडी के अंदर स्पेस। मान लो यहाँ पर है लीवर और यहाँ पर है किडनी, अगर मैं ऐसा उड़ी मारता हूं तो आपको क्या लगता है, अरे मेरा लीवर नीचे चले जाएगा क्या, मेरा जो पर्टिकुलर किडनी ऊपर चिपक जाएगा? नहीं, उनके बीच में कैविटी है, लेकिन वो कैविटी उन दोनों ऑर्गन को सेपरेट करती है। तो बॉडी कैविटी मतलब क्या, अपने बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट हुआ गैप। ओके, इतना समझ में आ गया। तो उस बॉडी कैविटी के बेसिस के ऊपर आपके एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, दैट इज यूसिलोमेट, असिलोमेट और सीडोसिलोमेट। सिलो मतलब क्या, कैविटी। यूसिलोमेट मतलब ऐसे एनिमल जिनके बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, वो उनके 2 ऑर्गन चिपके हुए नहीं है, 2 ऑर्गन के बीच में कैविटी प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है, ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं यूसिलोमेट। तो ह्यूमन बीइंग किसमें आ गया, यूसिलोमेट में आ गया, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट है, और वो कैविटी बनाने के लिए एक स्पेसिफिक लेयर मदद करती है, मेसोडर्म। तो ये जरा पॉइंट ध्यान में रखना कि यूसिलोमेट मतलब ऐसे एनिमल जिनके बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट है, और वो कैविटी मेड अप ऑफ मेसोडर्म वाली लेयर। अभी आगे सुनो, असिलोमेट नाम से समझ में आ रहा है। असिलोमेट मतलब क्या, इस दुनिया में प्रेजेंट ऐसे एनिमल जिनके बॉडी के अंदर कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं। बात खत्म। तीसरा सूडोसिलोमेट। अभी सूडोसिलोमेट में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इनके बॉडी के अंदर तो कैविटी प्रेजेंट है। तो सर अगर यूसिलोमेट मतलब जिनके बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट है, और सूडोसिलोमेट में भी ऐसे एनिमल है जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, उसमें दोनों को एक ही ग्रुप में क्यों नहीं डाला? लेकिन यहाँ पर एक चेंज है। यूसिलोमेट मतलब ऐसे एनिमल जिनके बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी तो है, लेकिन वो बॉडी कैविटी बनी है मेसोडर्म से। सूडोसिलोमेट के अंदर भी बॉडी कैविटी है, लेकिन वो बॉडी कैविटी मेसोडर्म नाम के लेयर से बनी नहीं रहती। तो ऐसे एनिमल बच्चा जिस एनिमल के अंदर कैविटी तो है, लेकिन वो कैविटी मेसोडर्म नाम के लेयर से नहीं बनी है, ऐसे कैविटी वाले एनिमल को हम बोलते हैं सूडोसिलोमेट। दिमाग में कुछ पूछ रहा है? ओके, द लास्ट पॉइंट, 5वां क्राइटेरिया, दैट इज बॉडी सेगमेंटेशन। जिस एनिमल को तुम देख रहे हो उसके बॉडी के अंदर सेगमेंट मतलब लाइन प्रेजेंट है या नहीं। अगर मैं यहाँ पर कोई एनिमल निकालता हूं और अगर उस एनिमल के बॉडी के ऊपर ऐसे लाइन 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 लाइन, मतलब मैंने यहाँ पर लगा दिया अर्थवर्म। ओके, तो अर्थवर्म मतलब गांडूर। अगर आप उसको देखते हो, ये तो मराठी शब्द हो गया, अगर आप उसको देखते हो तो उसके बॉडी के अंदर ऐसे 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 सेगमेंट और लाइन प्रेजेंट रहते हैं।
तो जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर ऐसे लाइन प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे एनिमल को बोलते हैं सेगमेंटेड एनिमल। और जिस एनिमल के बॉडी के ऊपर ऐसे लाइन प्रेजेंट नहीं रहते, मेरे को देख लो, ह्यूमन बीइंग, होमो सेपियन सेपियन, लाइन प्रेजेंट नहीं, तो ऐसे एनिमल को बोला जाता है अनसेगमेंटेड एनिमल। और यही 5 पॉइंट है जो आपको बार 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 जब आप 11 फाइलम पढ़ोगे तो आपको ये बार बार पॉइंट आएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक जो पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट बचा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपका भाई करेगा, आपका सर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।